हरिहर काका लेखक हैं मिथिलेश्वर। यहाँ पर इस पाठ से संबंधित जो है हम यहाँ पर एक शॉर्ट समरी लेंगे, यानी पाठ का एक संक्षिप्त विवरण लेंगे। संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप पाठ का एक लेंगे हम, जिससे कि पाठ का जो विषय है वो हमें और भी अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में समझ में आ सके, जिससे कि इसके जरिए आप पाठ को और अच्छे से समझेंगे और उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। शुरू करते हैं और समरी को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। पाठ की जो रूपरेखा है वो हमें ये बताती है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक मिथिलेश्वर जो हैं उन्होंने ग्रामीण परिवेश यानी कि गांव का जो जीवन है, परिवेश है, माहौल है, वर्तमान में पारिवारिक संबंधों पर चढ़ी स्वार्थ लोलुपता यानी स्वार्थ, कितने लोग स्वार्थी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, बुजुर्गों के प्रति जो उदासीन व्यवहार है यानी जैसा व्यवहार बुजुर्गों के प्रति होना चाहिए, लोग उससे इतर और विपरीत गलत काम करने लगे हैं, वो व्यवहार उनके साथ नहीं रखते हैं, तथा धर्म के नाम पर अंधभक्ति, अंधभक्ति ऐसी भक्ति जिसमें वो अंधे हो गए हैं, जो गलत और सही की पहचान नहीं कर पाते, उसको चित्रित किया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया इस पाठ में, हमें क्या लेखक बता रहे हैं, ग्रामीण परिवेश की जानकारी दे रहे हैं, जहाँ पर जो पारिवारिक संबंध हैं अब उस पर स्वार्थ का रंग चढ़ता हुआ दिख रहा है, लालच का रंग दिख रहा है, बुजुर्गों के प्रति जो व्यवहार है उसमें उदासीनता दिख रही है, व्यवहार में उदासीनता दिख रही है, और धर्म के नाम पर जो अंधभक्ति है वो दिखाई गई है। इस पाठ में हरिहर काका नाम का एक पात्र है, पात्र यानी कि चरित्र है, कैरेक्टर है, जिसकी अपनी कोई संतान नहीं है, परंतु उसके पास 15 बीघे जमीन है और वही जमीन उसकी जान की आफत बन जाती है, जान की आफत बन जाती है, उसके जीवन के लिए उसकी जीवन भर की मुसीबत बन जाती है। अंत में उसी जमीन के कारण उसे सुरक्षा भी मिलती है। लेखक इस पाठ के जरिए समाज में हो रहे नकारात्मक बदलाव में से हमें अवगत कराना चाहता है कि आज का मनुष्य कितना स्वार्थी मनोवृत्ति यानी स्वार्थी दिमाग का हो गया है। तो इस तरीके से इस पाठ में जो समाज का असल चेहरा है लेखक वो हमारे सामने रख रहे हैं कि अब समाज में जो रिश्तों की, जो संबंधों की जो एक शुद्धता है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो पवित्रता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जिस तरीके से संबंधों की इज्जत हुआ करती थी, पारिवारिक संबंधों में एक दूसरे को भाईचारे के साथ किस तरीके से बांध कर जीवन जिया जाता था, वो सब जो है कैसे खत्म होती जा रही है। बड़ों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति जो व्यवहार है उसमें कितनी गलत व्यवहार शामिल होते जा रहे हैं, और भक्ति के नाम पर, ईश्वर के नाम पर अंधभक्ति किस तरीके से जो घर करती जा रही है लोगों के दिल दिमाग में, वो चीज़ें दिखाई गई हैं। पाठ का सार हमें ये बताता है कि प्रस्तुत कहानी लेखक के गांव की अपनी कहानी है। जो लेखक है ये उनका स्वयं का गांव है, उनकी अपने ही गांव की कहानी है। हरिहर काका की दशा जो है बहुत खराब है, वो बीमार हैं। लेखक उनसे मिलने जाते हैं पर हरिहर काका जो है उनसे बात तक नहीं करते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है, वो सोचने लगते हैं कि हरिहर काका मेरे दोस्त जैसे हैं और मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाते हैं, पर आज वो मुझसे क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो लेखक जो है हरिहर काका से उनकी दोस्ती जो है बहुत गहरी थी, हर बात वो उनसे शेयर किया करते थे, लेकिन आज जिस मुकाम पर हैं वो प्रेजेंट में, वो जिस तरीके से उनको पा रहे हैं कि वो कोई बात शेयर करना तो दूर छोड़ो, अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल रहे, तो वो ऐसी स्थिति में क्यों है, ये बात उन्हें बहुत समस्या दे रही है, उन्हें परेशान कर रही है, पीड़ित कर रही है। आज वो मुझसे क्यों नहीं बोल रहे, इस बात को सोचने पर मजबूर है लेखक। हरिहर काका के साथ क्या हुआ है ये बताने से पहले लेखक अपने गांव के बारे में, विशेषकर मंदिर के बारे में बताते हैं। लेखक ने पाठ में हमें ये बताया है कि हरिहर काका के बारे में जानने से पहले वो अपने गाँव में जो मंदिर है जिसकी विशेष चर्चा है उसके बारे में वो बताते हैं सबसे पहले, क्योंकि हरिहर काका के बारे में जानने से पहले उस मंदिर के बारे में जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ये बात उनसे बहुत ज़्यादा हद तक कनेक्टेड है। ये मंदिर उस क्षेत्र की सबसे बड़ी ठाकुर बाड़ी है, यानी कि उस इलाके का जो सबसे बड़ा एरिया कवर किया गया है मंदिर के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, वो ठाकुर बाड़ी है। लोग तन मन धन से, अपने तन से, मन से और धन से, तीनों ही रूप से इसके प्रति समर्पित हैं, यानी कि एक अंधा विश्वास लोगों के मन में है, किसी भी तरीके की खिलाफत वो उसके बारे में नहीं स्वीकार कर सकते। इसके जो मुखिया हैं महंत जी हैं। हरिहर काका की दोनों पत्नियों की मृत्यु हो चुकी है। हरिहर काका की एक शादी के बाद फिर दूसरी हुई है, दोनों ही पत्नियां जो हैं असमय ही उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी कोई भी संतान नहीं, कोई बच्चे नहीं है उनके, वो अपने भाइयों के परिवार के साथ ही अब
खुश हैं, यानी उन्होंने तीसरा विवाह नहीं किया और ना ही उनके कोई बच्चे हैं। अब वो अपना जीवन जो है अपने भाइयों के परिवार के साथ, यानी उनके भाई के जो बीवियां हैं, फिर उनके बच्चे हैं, यही सब उनका परिवार है। उनके पास 60 बीघे ज़मीन है। टोटल ज़मीन जो है उनके भाइयों की मिलाकर 60 बीघे है। हर भाई के पास जो है 15 बीघे ज़मीन है। 4 भाई हैं, 15 बीघे हर किसी के पास आई है। उनके हिस्से 15 बीघे ज़मीन है। घर में उनकी हालत ठीक नहीं है, उन्हें कोई नहीं पूछता है। एक बार उनके यहाँ कोई मेहमान आता है, घर में अच्छा भोजन बनता है, पर हरिहर काका को खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता है। ये देखकर काका जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और थाली आंगन में पटक कर चिल्लाते हुए बाहर चले आते हैं। ये बात महंत जी को पता चलती है तो पहले से ही हरिहर काका की संपत्ति ठाकुर बारी के नाम करवाने की फिराक में थे। उस मंशा में वो डोल रहे थे। कहा जाता है जैसे कि घर की बातें बाहर नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। हरिहर काका के साथ भी यही होता है। हरिहर काका के साथ गलत होता है। उनके घर में उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है और एक दिन उनका गुस्सा जो है फूट पड़ता है और वो खाने की थाली उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि उनको वही रूखा सूखा दिया जाता है। और ये चीज़ें जो है महंत देख लेते हैं और महंत जो है पहले से ही जानते थे कि जो हरिहर काका है ना तो उनकी पत्नी है, ना ही उनके बच्चे, यानी कोई घर परिवार नहीं है, तो उनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उनके हिस्से की जो ज़मीन है, संपत्ति है, क्यों ना उनके नाम से जो है उनको उनकी चापलूसी करके या उनको बहला फुसला कर उनको ठाकुर बारी के नाम करवा लेते हैं। और इस तरीके से महंत जो है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है या फिर उनकी जो संपत्ति है हड़पने की कोशिश करना चाहते थे। वो काका को अपनी ज़मीन ठाकुर बारी के नाम कर देने की खुशामद करते हैं। वे उन्हें अच्छा खाना खिलाते हैं और उनकी खूब सेवा करते हैं, क्योंकि महंत ने ये देख लिया है कि घर में समस्या है कि हरिहर काका को ना अच्छा खाना दिया जा रहा है, ना उनकी सेवा की जा रही है, ना उनकी देख रेख की जा रही है। और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं और इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। उनको अच्छा खाने को देते हैं और खूब सेवा करते हैं। पर काका हाँ या ना कुछ नहीं कहते। उनके भाइयों की अपनी गलती का एहसास होता है और वे काका के हाथ पांव पड़कर उन्हें घर ले आते हैं। अब घर में उनकी खूब खातिरदारी होती है। उधर महंत जी जो हैं वो बौखला जाते हैं। वो बात ना बनती देखकर, यानी कि उन्होंने जो पासा फेंका था वो पासा बेकार जा रहा है और ठाकुर बारी के नाम पर संपत्ति नहीं की हरिहर काका ने, तो ये बात उनको देखकर हजम नहीं होती है और काका का अपहरण कर लेते हैं और उन्हें ठाकुर बारी ले आते हैं। काका के मना करने पर भी वो जबरन, यानी कि जबरदस्ती, उनके अंगूठे का निशान सादे यानी कि प्लेन पेपर पर ले लेते हैं। फिर उनके हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस कर उन्हें एक गोदाम में बंद कर भाग जाते हैं। काका के भाई जो है पुलिस लेकर आते हैं और काका को छुड़वाते हैं। अब घर में काका की कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। काका का जो है अपहरण हो जाता है और इसके बाद भाई जो है पुलिस वगैरह को बुलाकर जो है किसी तरीके से उन्हें छुड़ा लेते हैं और अब अपने घर लेके आए हैं, तो बड़ी ही खातिरदारी के साथ और बड़ी ही सुरक्षा और चौकसी के साथ उनको घर में रखा जाता है। धीरे धीरे उनके भाई भी उन पर अब जबरदस्ती करते कि वो ज़मीन उनके नाम लिख दें, लेकिन काका अब चतुर यानी कि चालाक हो गए हैं और ज्ञानी भी हो गए हैं। माहौल देखकर उन्होंने चीज़ें समझ ली हैं कि किस तरीके से समझदारी से चलना है। अपने नाम जो संपत्ति है अपने जीते जी किसी को भी नहीं देनी है। वे समझने लगे कि ज़मीन हाथ से जाने के बाद कोई उन्हें नहीं पूछेगा। उनके सामने उसके कई उदाहरण उन्होंने देख लिए। गांव में उन्होंने ऐसे कई उदाहरण देख लिए हैं जिनको उनकी संपत्ति लेने के बाद उनको बिल्कुल भी पूछा नहीं गया, उनके हाल से बेहाल हो गए हैं। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हरिहर काका ने ये चीज़ सोच ली कि अपने जिंदा रहते तो वो अपनी ज़मीन या अपनी वसीयत जो है या फिर अपनी संपत्ति जो है वो किसी के नाम भी नहीं करेंगे, चाहे उनके अपने सगे भाई ही क्यों ना हो। इस मामले में गांव वाले भी जो है वो दो गुट यानी कि समूहों में बट गए हैं और एक पक्ष काका के भाइयों का हिमायती है, यानी एक पक्ष जो है वो काका का पक्ष लेता है, यानी उनकी तरफ से बोलता है, और दूसरा पक्ष जो है वो चाहता है काका अपनी ज़मीन ठाकुर बारी के नाम लिख दें। और वो जो दूसरा पक्ष है वो ठाकुर बारी के नाम पर ज़मीन लिखने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें फ्री का जो है सुबह शाम का प्रसाद लेकर जो है अपनी पेट पूजा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनको कहीं से फ़ायदा मिल रहा है, तो जहाँ से फ़ायदा मिल रहा है वो उसकी साइड ले रहे हैं। इस बार काका के भाई भी जो हैं उनके साथ वही सब कुछ करते हैं जैसा महंत ने उनके साथ किया। अब क्या होता है कि भाइयों का भी असल चेहरा सामने आ जाता है, वो भी वही कर रहे हैं जो महंत ने किया, अपहरण करके उनके साथ। अब काका को किसी पर भरोसा नहीं रह गया। जिस दिन भाइयों का वो दुर्व्यवहार भी देखा उन्होंने जो महंत ने उनके साथ किया था, तो काका का विश्वास जो है हर किसी से उठ गया। उनका विश्वास जो है वो ज़ीरो हो चुका है। अब वो किसी पर भरोसा नहीं करते, वो अकेले रहने लगते हैं। उन्हें अब दुनिया की समझ हो गई है। गाँव के और लोग भी उनकी संपत्ति हथियाने की कोशिश करने लगे हैं,
पर सफल नहीं होते। एक नौकर और कुछ पुलिस वालों के साथ वो बीमारी की हालत में अपना बचा हुआ जीवन काट रहे हैं। अब ऐसा है कि उनको पुलिस की ओर से जो है सुरक्षा बल मिले हुए हैं, यानी कि एक नौकर मिला हुआ है जो उनको खिलाता पिलाता है, और पुलिस वाले मिले हैं जो उनकी चौकसी करते रहते हैं, और वो भी जो है उन्हीं की कमाई पर और उन्हीं के धन से जो है ऐश कर रहे हैं, वो चीज़ें खा रहे हैं जो उन्होंने कभी जीवन में देखा नहीं है। और कुछ पुलिस वालों के साथ वो बीमारी की हालत में अपना बचा हुआ जीवन अब काटने लगते हैं। अब वह किसी से कुछ नहीं कहते। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से आज के ग्रामीण और शहरी जीवन में समा रही स्वार्थ लोलुपता को दर्शाया गया। और ये चाहे ग्रामीण हो शहरी हो, किसी एक जगह को स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन समाज जो है अब ऐसा ही हो गया कि हर कोई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बहुत हद तक नीचे गिरने को तैयार है, जो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सामने बात रखने की कोशिश की है। और यही कारण है जिसकी वजह से लेखक जो है परेशान है कि हरिहर काका अब उनसे वो उस तरीके से बात नहीं करते जिस तरीके से उनकी दोस्ती के नाते उनसे वो हर एक बात शेयर किया करते थे। आज हरिहर काका अपने जीवन में एक के इस पड़ाव पर हैं जहां उन्होंने ऐसे कड़वे अनुभव ले लिए हैं कि वो चुप से हो गए, शांत से हो गए। अब वो बस राह देख रहे हैं कि कब वो आखिरी सांस लेंगे। तो इस तरीके से अब उनका जीवन जो है कई कड़वी सच्चाइयों से उनका सामना हो गया है, और इस कारण से अब वो जो है अपने जीवन को एक नौकर और 2-4 पुलिस चौकसी में के साथ, यानी उनकी सुरक्षा के लिए जो उनके घर के बाहर लगा दिए गए हैं, उसके साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन वो बहुत शांत हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते, जिसको देखकर लेखक बहुत परेशान है। आई होप कि आपको ये पाठ जो यहाँ पर इस पाठ से संबंधित एक संक्षिप्त विवरण दिया गया, यानी समरी समझाने की कोशिश की गई है, वो आपको हेल्प कर रहा होगा। ये समरी समझने के बाद आपको पाठ भी अच्छे से समझ में आएगा, और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, जो आपको टर्म टू एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे जरूर शेयर करें, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें, इसी तरीके की और वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी टर्म टू एग्जाम।